बात करते हैं राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी। पुतिन के दौरे के दौरान भारत के साथ रूस के 19 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध को और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू ने पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन किया। आप इन 4 तस्वीरों में पीएम मोदी और पुतिन को और भारत और रूस की दोस्ती की मजबूत होती हुई नींव को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कल इनका ये दौरा खत्म हुआ। 2 दिवसीय दौरे के अंदर कई महत्वपूर्ण यानी करीबन 19 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो आप कह सकते हैं जो दोस्ती या फिर जो एकजुटता प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति पुतिन की दिखी, वो अपने आप में बहुत ज्यादा सांकेतिक थी। अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और बताते हैं कि कैसे पुतिन के भारत दौरे पर किन किन बड़ी डीलों पर को सील किया गया। यह है बड़ी स्क्रीन और मैं आपको सबसे पहले अगर बात करूं कि क्या अहम डील इस समय, सबसे पहली डील यह है 2030 की, आपको बता रहा था, भारत के कामगारों को रूस जाकर काम करने का करार हुआ है। यानी जो लेबर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो रूस जाएंगे। व्यापार और निवेश को डाइवर्सिफाई और बैलेंस करने के लिए डील की गई है। भारत रूस के बिजनेस फोरम में व्यापारिक संबंधों को रफ्तार मिलेगी। यह भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूरेनेशिया और इकोनॉमिक यूरेनियम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। यानी ये बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। न्यूक्लियर को लेकर क्या क्या किया गया। दरअसल आपको बता दें कि इस प्लांट में कुल 6 रिएक्टर बनाए जाने हैं, जिसमें हर रिएक्टर में 1000 मेगावाट बिजली पैदा किए जाने की आपकी कैपेसिटी होगी। इसके अलावा और क्या हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, यह भी मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि 6 रिएक्टर बनाए जाएंगे, जिनकी कैपेसिटी करीबन 1000 आप कह सकते हैं मेगावाट बिजली पैदा करने की होगी। दूसरी स्क्रीन अगर मेरे पीछे आपको दिखा सके, दूसरी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार और क्या बड़े काम है जो इस डील के साथ किए गए। पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने पर 6000 मेगावाट उत्पादन यानी करीबन 6 गीगावाट बिजली इससे मिलेगी। ये दूसरा बड़ा आप कह सकते हैं पॉइंटर है, इसका टेक अवे है। इस प्रोजेक्ट में भारत को क्लीन एनर्जी मिलेगी, कोयले पर इसकी निर्भरता कम होगी। क्लाइमेट पर इसका काफी अच्छा असर पड़ने वाला, क्योंकि कोयले से बनने वाली बिजली से क्लाइमेट पर या फिर आपके पर्यावरण पर भी उसका नुकसान होता है। अब दक्षिण भारत में बिजली की उपलब्धता और ज्यादा बढ़ेगी, यानी फोकस साउथ इंडिया की तरफ भी ज्यादा किया जाएगा। उनको ज्यादा से ज्यादा इससे बिजली उत्पादन या फिर बिजली मिल पाएगी। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं सुरेश गोयल सर के पास चलता हूं। सुरेश सर, आप तो डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारा हमेशा फोकस होता है डिफेंस डील को लेकर, ये मिलने वाला, लेकिन बाकी के क्षेत्र, खासतौर पर हम जब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, जो कामगार जो रूस जाएंगे, जो नया ट्रेड रूट पे हम काम कर रहे हैं व्लादिवोस्तोक और चेन्नई वाला, इन सारी चीजों से हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, ये सवाल थोड़ा जरा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कोशिश करता हूँ। ये जो एग्रीमेंट्स इस टाइप के बनते हैं, लेबर मोबिलिटी, जिसमें प्रोविजंस रखे होते हैं कि अगर लेबर को इमिग्रेशन स्टेटस मिलना है या उसको वीसा मिलना है, या वहां पर जाने के बाद में जो उसने पैसा कमाया है, आफ्टर ऑल वहां पर पैसा कमाएगा तो रूबल में मिला है, तो उसको कहाँ वापस कैसे भेजा जाएगा? रशिया में जाने के बाद वहां पर उसको डॉलर तो नहीं मिलेंगे ना, ये तो रूबल्स को इंडिया कैसे भेजेगा? ये सब चीजें जब इनमें प्रोविजन बनता है कि उसके लिए क्या सहूलियत दिया जाएगी, ये एक तरह से फाउंडेशन ले करता है कि वहां पर जाकर के अगर इंडियन लेबर वहां के जो प्रोजेक्ट से काम करेगी तो उसको क्या क्या सहूलियतें मिल सकती है। ये उम्मीद मेरे को ये है कि इस सब के बाद में भारतीय लेबर को वहां पर जाने में एक अट्रैक्शन होगा। उसको एक जो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जैसे सऊदी अरेबिया जाते हैं, दुबई जाते हैं या फिर यूएसए जाने की कोशिश करते हैं, कि उनको जाने का उत्साह होता है। ये तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। इसके साथ साथ जरूरत ये है, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो रशियन इकोनॉमी है, जहां पर चाहे वो ट्रेड हो या कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई प्रोजेक्ट्स हो, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, कि उसमें उनको इंडियन लेबर को सेलेक्ट करके लाने का, खाली मिलिट्री में नहीं, मिलिट्री में तो वहां पर लोग गए देखिए, लेकिन मिलिट्री के अलावा जो बाकी सिविलियन एरियाज हैं, कि उनको लाने के लिए एक मुहिम चलाई जाए, ताकि उनको मालूम चले कि वहां पर जाने से उनको ये ऑल्टरनेटिव एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छी स्कीम है, अच्छा एग्रीमेंट है,
और इसे बढ़ावा मिलना चाहिए भारतीय लेबर को रशिया जाने के लिए। बिल्कुल सर, हमारे साथ शंकर प्रसाद सर भी। शंकर प्रसाद सर, हम लगातार एक ऐसे एरा में हैं जहां पर हमारे डिफेंस सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर हो, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से हमें नई तकनीक चाहिए, नए प्लेटफॉर्म चाहिए, नए लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, और रूस ही एक ऐसा मुल्क है जो इन सब के लिए हमारे लिए दरवाजे हमेशा खोले रखता है। तो क्या आपको लगता है कि डिफेंस सेक्टर में भी, चाहे वो SU-30 की आप अपग्रेडेशन की बात कर लीजिए, S-400 की बात कर लीजिए, जब वो सपोर्ट मिलेगा तो भारत के डिफेंस सेक्टर को भी और ज्यादा मजबूती मिलेगी? नो डाउट। ये तो आपको पता ही है कि भारत की जो सेनाएं हैं उनके पास तकरीबन 60 से 70% इक्विपमेंट जो है वह भी रशियन ओरिजिन का है। पिछले कुछ 8-10 साल में हम लोगों ने इक्विपमेंट और देशों से भी खरीदा, जैसे राफेल खरीदा है फ्रांस से, और अमेरिका से कुछ सामान खरीदा है। सबसे पहले इस चीज़ में तो ये बताना चाहता हूँ आपको मैं कि जो भी मिलिट्री हार्डवेयर भारत कहीं से भी खरीदता है वो वर्ल्ड का बेस्ट होता है, यानी भारत के लिए मोस्ट सूटेबल होता है। चाहे वो कहीं से भी खरीदे, भारत सेना, भारत की जो पॉलिसी है वो ये है, वी विल बाय द बेस्ट विच सूट्स आवर आर्म्ड फोर्सेस द बेस्ट इन आवर कंडीशंस। तो जो हथियार भारत में टेस्ट करके आता है, पूरा विश्व मानता है कि इस पर्पज के लिए ये हथियार बेस्ट है। तो हम इसके साथ किसी के साथ अलाइन नहीं है, वी विल बाय द बेस्ट इक्विपमेंट। लेकिन इस समय इस विजिट के बाद एक दो बातें बड़ी साफ हुई हैं। इसमें आपने ध्यान से सुना होगा कि टेररिज्म की बात हुई थी, और टेररिज्म को लेकर दोनों हेड्स ऑफ स्टेट ने इस पर सहमति की थी, और ये लग रहा था कि अब जो वॉरफेयर होने वाली है दैट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉरफेयर, न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, जो कि टेररिज्म को भी देखेगी जिस प्रकार से आपने सिंदूर में देखा था। तो इस लड़ाई के लिए जो नई लड़ाई की जो छवि निकल रही है उसके लिए और आधुनिक नए किस्म के हथियार चाहिए। उसमें वो हथियार चाहिए जिस तरह से ड्रोन्स हैं, नॉन कॉन्टैक्ट की जो हथियार, मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस है, S-400 है, S-500 है, रडार्स हैं, और जो इंफॉर्मेशन के लिए सैटेलाइट्स हैं। ये जो आधुनिक सामान है इन पर बातचीत अवश्य हुई होगी। और जो इसका जो लास्ट सेंटेंस वो जो ये कहा गया है कि भारत और रशिया की डिफेंस डील बहुत स्ट्रांग है और इसको रशिया सपोर्ट करता है। अब बात रह गई केवल सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की। इसमें आपने देखा कि हमें अमेरिका ऑफर कर रहा है F-35 और रशिया उसी के मुकाबले में ऑफर कर रहा है 57 SU। तो इन दोनों का भी कंपैरिजन होगा। इनके कंपैरिजन में इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं एज एन आर्मी पर्सन, नॉट एज एन एयरफोर्स पर्सन, कि शायद हमारे हिसाब से 57 SU-57 इज अ बेटर एयरक्राफ्ट। लेकिन एक बात और समझिए आप, इसमें बहुत जरूरी बात यह है कि जो भी मिलिट्री हार्डवेयर हम खरीदते हैं कहीं से भी, रशियन इक्विपमेंट कम्स अ लिटिल चीपर। और क्योंकि हमारा बड़ा मित्र है, उसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो इन टाइम्स ऑफ नीड हमें स्पेयर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हमें उसकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात जो इसमें कही गई है कि इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर। बिल्कुल सर, देखिए शंकर प्रसाद सर, आप ये तमाम बातें, आपने बड़ी बातें हैं कि जो सामान है वो इंडिया में बनेगा। बिल्कुल सर, आपने तमाम बड़ी बातें कही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अमेरिकी हथियारों को खरीदने में वो जो उनका जो ब्लैक बॉक्स रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जो उनकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, वो हमें रूस के साथ नहीं मिला। और आपने ये भी बात सही कही कि देखिए 50% से ज्यादा सस्ते सामान हमें रूस से मिलते हैं, और रूस के साथ हमारा काम या हमारी जो साझेदारी है इसलिए और ज्यादा मजबूत